कांग्रेस विभाजन। लेकिन कांग्रेस ने विभाजन क्यों और कैसे स्वीकार किया? मुस्लिम लीग की किसी भी कीमत को मांग को अपना हक लेने पर अड़ गई और ब्रिटिश सरकार को अपने ही बनाए जाल से ना निकल पाने के कारण उसकी मांग को मजबूर करना पड़ा। ये बात तो समझ में आती थी, लेकिन भारत की अखंडता में विश्वास करने वाली कांग्रेस ने विभाजन को क्यों स्वीकार किया? यह अब भी एक मुश्किल सवाल है। आखिर बात क्या थी कि नेहरू और पटेल ने 3 जून की योजना की वकालत की और कांग्रेस कार्य समिति तथा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने उसके पक्ष में प्रस्ताव कर दिया। सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि गांधी जी तक ने अपनी मुख्य स्थिति दे दी थी। साम्यवादियों और गांधीवादियों दोनों का मानना था कि नेहरू और पटेल ने विभाजन को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उनको सत्ता का इंतजार अब ऐसे ही नहीं हो रहा था, और कहा जाता है कि इसलिए उन्होंने गांधी जी की सलाह की उपेक्षा कर दी थी, जिससे गांधी जी इतने मर्माहत हुए कि उन्होंने और जीने की इच्छा ही समाप्त हो। लेकिन फिर भी उन्होंने सांप्रदायिक घृणा का अकेले ही मुकाबला किया, जिसकी प्रशंसा में माउंटबेटन ने उन्हें संदर्भ में बुला दिया जाता है कि 1947 में नेहरू, पटेल और मोदी के सामने विभाजन को स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं रह गया, क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम जनसमूह को राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं खींच सकी थी और मुस्लिम सांप्रदायिकता के उभार को रोक पाने में पूर्णतः अक्षम सिद्ध हुई थी। इसलिए उसके पास अब विकल्प ही क्या था? कांग्रेस की विफलता 1946 के चुनावों में एकदम साफ हो चुकी थी। इन चुनावों में मुस्लिम लीग ने 90% मुस्लिम सीटें जीती थी, तो कांग्रेस जिन्ना के खिलाफ अपनी लड़ाई 1946 में एक तरह से हार चुकी थी। लेकिन कलकत्ता और रावलपिंडी नोआखली और बिहार के गांवों में जब सांप्रदायिकता के दंगे फूट पड़े तो उसे अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। जून 1947 तक कांग्रेस के नेता महसूस करने लगे कि सत्ता तुरंत हस्तांतरण में ही इस सांप्रदायिक पागलपन को रोका जा सकता है। अंतरिम सरकार की अपंगता ने भी पाकिस्तान को एक अपरिहार्य वास्तविकता बना दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में 14 जून 1947 को पटेल ने कहा कि वस्तुतः में सच्चाई से पलायन नहीं कर सकते कि पंजाब, बंगाल और अंतरिम सरकार में पाकिस्तान की स्थापना हो चुकी थी और उसे ने काम करना शुरू कर दिया। आंतरिक सरकार के युद्ध क्षेत्र में बदल जाने से नेहरू भी हैरान। मंत्री लोग आपस में तू मैं करते और अगल बगल बैठकों में लड़ने करने, इसलिए बैठकों से बचते रहने और लियाकत अली खान जिनके पास विभाग था दूसरे विभागों के काम में रुकावट डालते। गवर्नर लीग का साथ दे रहे थे, प्रांतीय सरकारें निष्क्रिय थी, बल्कि कहीं कहीं खुद दंगों में भी शामिल थी। लोग मारे जा रहे थे। नेहरू को लग रहा था कि अगर इन चीज़ों को अंतरिम सरकार नहीं रोक पा रही है तो फिर हमारे बने रहने का कोई औचित्य नहीं। सत्ता हस्तांतरण से कम इतना तो होगा कि एक ऐसी सरकार बनेगी जो सचमुच नियंत्रण कर सके। 2 डोमिनियन स्टेट राज्यों को तात्कालिक सत्ता हस्तांतरण की योजना को स्वीकार करने ही का एक उपकरण था। इससे भारत के विखंडीकरण की आशंका नष्ट हो जाती, क्योंकि इस योजना में प्रांतों और रियासतों को अलग होने की स्वतंत्रता नहीं थी। बाद में वस्तुतः हुआ भी यही। अपनी तमाम अनिच्छा के बावजूद रियासतों को इस या उस देश में शामिल होना पड़ा। यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी। रियासतें अगर अपना अलग स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखती तो भारत की एकता के लिए पाकिस्तान से भी बड़ा खतरा होता।
इस तरह 1947 में कांग्रेस के द्वारा विभाजन को स्वीकार करना मुस्लिम लीग की एक संप्रभु मुस्लिम राज्य की दलील को दर कदम स्वीकार करने की प्रक्रिया का आखिरी चरण था। 1942 में क्रिप्स मिशन के साथ ही मुस्लिम बहुल प्रांतों की स्वायत्तता मंजूर कर ली गई थी। गांधी जी एक कदम और बढ़ गए। उन्होंने 1944 में जिन्ना से अपनी वार्ताओं के दौरान मुस्लिम बहुल प्रांतों के आत्मनिर्णय के अधिकार को स्वीकार कर लिया और जून 1946 में कांग्रेस ने संभावना को भी स्वीकार कर लिया कि मुस्लिम बहुल प्रांत जिन्हें कैबिनेट मिशन योजना में ग्रुप बी और ग्रुप सी में रखा गया है अपना अपना संविधान बना सकते हैं। हालांकि उसमें अनिवार्य सामूहिकीकरण का विरोध किया गया और कहा सकते हैं कि ऐसे अनिवार्य सामूहिकीकरण का विरोध किया गया और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम को अधिकार होना चाहिए कि वे चाहें तो समूह से अलग हो सकते। जैसे मान लो कि फेसबुक पे 2-3 पेज है नरेंद्र मोदी के कि आई लव नरेंद्र मोदी, है ना सर, लेकिन साल बीतते नेहरू को ये कह दिया सामूहिकीकरण अनिवार्य रहेगा और ऐच्छिक नहीं होगा। संघीय न्यायालय के निर्णय उसे मंजूर होंगे। फिर जब दिसंबर में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने स्पष्टीकरण कहा कि सामूहिकीकरण अनिवार्य होगा तो कांग्रेस आधिकारिक तौर पर विभाजन की बातें कांग्रेस ने मार्च 1947 में मान ली थी। उनके ही फोटो, उनके कारनामे सारे कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। तो आदमी का जब कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा प्रस्ताव पारित किया कि देश का बंटवारा होता है तो फोटो कर रहे हैं सच्चाई तो ना, देखिए सर ये पंजाब किसी में नेता का भी बंटवारा होना चाहिए वस्तुतः उसका माइंड तो हो गया कन्वर्ट। हाँ तो बच्चे जो देखते रहते हैं के समक्ष 1947 में पूर्ण समर्थन किया। जब तो कहते हैं वो अंधभक्त हो गया। जब कांग्रेस ने इच्छा जाहिर की कि तत्कालीन अंतरिम सरकार को सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाए और उसे डोमिनियन का स्टेटस का दर्जा दे दिया जाए, लेकिन उसने अंततः विभाजन और डोमिनियन स्टेटस दोनों को ही स्वीकार। कांग्रेस के नेता बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे थे, लेकिन खतिका ये थी कि व्यवहार के धरातल पर अपनी जमीन छोड़ते जा रहे थे। कांग्रेस संविधान सभा की संप्रभुता पर जोर दे रही थी, लेकिन चुपचाप अनिवार्य समूहीकरण को स्वीकार कर लिया। मतलब इतना वो चलता है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पाकिस्तान का अंग मान लिया गया। कांग्रेस के नेताओं ने विभाजन के इसी कारण से हामी भरी कि उसे सांप्रदायिक दंगे नहीं रोक पा रहे थे, लेकिन हिंसा के सामने आत्मसमर्पण ना करने की बात भी दोहराते जा रहे थे। नेहरू के शब्दों में, हम हत्या से हाथ मिलाने नहीं जा रहे, नई उस देश की नीति तय करने की इजाज़त देंगे। गांधी जी ने वायसराय से बात करने के दृढ़ कहा कि अगर भारत में खून बहाना चाहता है तो यही होगा। अक्सर ये बातें कहते थे कि हिंसा के आगे आत्मसमर्पण से आज़ाद रखना बेहतर है।